हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे स्मॉल बॉल एनेमा। छोटी आंत के लिए स्पेशल एनेमा प्रोसीजर होता है, एंटेरोक्लाइसिस बोलते हैं। एक तो अपना बेरियम एनेमा होता है, वो तो बड़ी आंत के लिए होता है, लार्ज बाउल के लिए होता है, पर ये छोटी आंत के लिए होता है। तो बेसिकली जो एनेमा होता है अपना एंटेरोक्लाइसिस, ये वाला जो है, इसके अंदर अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया मुंह से नहीं खिलाएंगे पेशेंट को, है ना। एक ट्यूब की मदद से डालेंगे, डायरेक्ट जिस जगह पे अपने को जांच करनी है वहाँ पे ट्यूब की हेल्प से डालेंगे। तो मैंने नोट्स में जब मैं याद किया करता था तो मैंने एक चीज़ लिख ली थी ना। बार बार जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हो तो आपको ये नॉलेज हो जाता है कि भाई इसको कैसे याद करने का क्या मेथड होगा, सिंपल। तो इसमें देखो मैंने लिखा है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया ओरली नहीं जाएगा, जबकि ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट ड्यूडेनम में एंटर करवाएंगे, ऐसा लिखा था मैंने, ताकि मेरे को इंस्टेंट याद आ जाए, है ना। नॉर्मली ऊपर से टॉपिक के ये चीज़ देख के ही पूरा टॉपिक याद आ जाएगा, इतना सा आपको समझ के। तो अभी तो चलो ये लाइन मैंने लिखी है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा इससे, पर पूरा पढ़ने के बाद में आपको कुछ समझ में आएगा। अभी जो अपन करके आ रहे थे बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, उनके अंदर क्या कर रहे थे, पेशेंट को अपन पिला रहे थे, अगर आपने देखा हो तो, है ना। कॉन्ट्रास्ट मीडिया मुँह से पिला रहे थे कि भाई पियो, स्वेलो करो। लेकिन यहाँ वाले में आप ट्यूब डालोगे पेशेंट के ड्यूडेनम में। जो छोटी आंत का पहला पार्ट ड्यूडेनम होती है, उसके अंदर ट्यूब डालोगे और उस ट्यूब की मदद से आप बेरियम कॉन्ट्रास्ट देने वाले हो। अब समझ में आ गया हो कुछ? तो मतलब ट्यूब का यूज़ करेंगे। प्रोसीजर का नाम है स्मॉल बॉल एनेमा एंटेरोक्लाइसिस। चलिए अब इसमें क्या सीन होता देखते हैं। यह स्मॉल बॉल की रेडियोग्राफिक स्टडी है, जिसमें इसको परफॉर्म किया जाएगा फ्रॉम जेजुनम टू द इलियोसिकल जंक्शन। एक चीज़ देखना यहाँ पे लिखा है जेजुनम टू इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन लास्ट वाला पार्ट होता है, जो कि किससे कनेक्ट होता है, बड़ी आंत के सीकम पार्ट से कनेक्ट होता है। और जो जेजुनम होता है वो दूसरा पार्ट होता है, किसका, छोटी आंत का। उससे लगा करके आपके लास्ट वाले पार्ट तक की स्टडी है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको परफॉर्म किया जाता है टू डायग्नोज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द स्मॉल बावल थ्रू ड्यूडेनम का इंट्यूबेशन करके, फॉलोइंग बाय बेरियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन। एंटेरोक्लाइसिस देगा एन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ स्मॉल बॉल डिजीज़। चलिए ये तो मैंने ऐसे रीडिंग मार दी, पर आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि इसको परफॉर्म किया जाता है, क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोज किया जा सके। किसकी, छोटी आंत की, स्मॉल बॉल की। और किसके थ्रू, ड्यूडेनम का इंट्यूबेशन करके। यहाँ इसने एक चीज़ लिखी है, आप नोटिस करना, ये लिखा है इसने ड्यूडेनम का इंट्यूबेशन, मतलब ड्यूडेनम के अंदर ट्यूब डाल करके। इंट्यूबेशन मतलब ट्यूब डालना, ठीक है। और उसके बाद में फॉलोइंग बाय बेरियम सल्फेट डाल के कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। तो ये काम आपको करना है स्मॉल बॉल एंटेरोक्लाइसिस करते टाइम, ओके। एंटेरोक्लाइसिस जो होता है वो देगा एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ स्मॉल बॉल डिजीज। छोटी आंत की अगर एक्यूरेट, एकदम सही से उसके रोगों की जांच करनी है अपने को, तो स्मॉल बॉल जो एंटेरोक्लाइसिस है, एनेमा है, वो आपको परफॉर्म करना चाहिए बेरियम मील फॉलो थ्रू की बजाय, अगर आप अच्छे से उसकी डिजीज़ की नॉलेज लेना चाहते हैं तो, ठीक है। ये इतना सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब अपन चलते हैं कि एग्जामिनेशन को दो मेथड में परफॉर्म किया जाएगा। मोस्टली जो गैस्ट्रो वाले जो है ना, उनको दो में ही कर रहे हैं आप, सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी दोनों में परफॉर्म कर रहे हैं, याद रखना। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, और इसको क्या बोलते हैं, दोनों साथ में मिले कि करें तो बाईफेजिक, ठीक है, याद रखना, बाईफेजिक स्टडी। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटीज का इवेल्युएशन करने के लिए परफॉर्म करी जाएगी। छोटी आंत के डिसऑर्डर से या फिर एबनॉर्मलिटीज़ का अगर अपनी जांच करनी है तो उसके लिए आपको करना है ये वाला, ठीक है। नॉर्मली तो डिसऑर्डर और एबनॉर्मलिटी अगर नॉर्मल देखनी है अपने को, देन फिर आपको सिंगल कॉन्ट्रास्ट करनी है। लेकिन अगर आपको डिटेल के अंदर जांच करनी है म्यूकोसा की, म्यूकोसल डिटेल की, तो फिर आपको डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी वो परफॉर्म करनी है। समझ में आ गई बात। म्यूकोसा मैंने आपको बता रहा कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इसीलिए करते हैं अपन, ताकि म्यूकोसा की डिटेलिंग अपन देख सकें, भाई उसके अंदर कौन कौन से डिजीज़ हैं, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी उस कंडीशन के अंदर परफॉर्म करी जाती है। अब एनाटॉमी देखो आप छोटी आंत की, पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं एनाटॉमी पूरी की पूरी, क्योंकि बेरियम मील फॉलो थ्रू अपना था लास्ट, तो उसके अंदर छोटी आंत की पूरी एनाटॉमी देख लेते। सेम टू सेम आपको लिखनी है, ड्यूडेनम से लगा के लास्ट इलियोसिकल जॉइंट तक लिखनी पड़ेगी।
ठीक है, पूरे पार्ट लिखने हैं। L1 से लगा के L3 पे होती है, D1 D2 D3 ड्यूडिनम के पार्ट है। उसके बाद में जेजुनम आता है ना, जेजुनम कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है ना, कहाँ से ख़त्म होता है कहाँ स्टार्ट होता है। उसके बाद में जेजुनम के बाद में इलियम आता है, इलियम कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी और डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है इसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर। और ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में लिखते टाइम में पूरा टाइम का एकदम सही उपयोग करना है। अपना जो मेन प्रोसीजर वो नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। बाकी सब चीज़ें चल जाएंगी, प्रोसीजर मेन है वो नहीं छूटे, बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना। अब अपने इंडिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रोसीजर किस किस कंडीशन के अंदर किया जाता है। क्रोहन डिजीज़ मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, अगर आंतों के अंदर सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, उसको बोलते हैं क्रोहन डिजीज़। तो जीआई ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन है ना, मोस्टली बाउल का लिखा है ना, बाउल मतलब आंत का सूज जाना, इन्फ्लामेशन आ जाना। सेकंड है अल्टर्ड बाउल हैबिट मोमेंट। अगर बाउल की हैबिट या फिर मोमेंट बदल रहे हैं, कैसे? जैसे नॉर्मली तो बाउल जो है खाने को आगे ले जाने के लिए एक नॉर्मल मोमेंट करती है, लेकिन वो अगर तेज़ी से मोमेंट करते हैं या फिर बहुत धीरे मोमेंट करने लग जाए तो उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगी बाउल की मोमेंट। तो इसको बोलते हैं बाउल मोमेंट का हो जाना अल्टर्ड। जीआई ब्लीडिंग ड्यू टू अल्सर एनीमिया। अगर ब्लीडिंग हो जाए अल्सर की वजह से तो एनीमिया हो सकता है बंदे को, क्योंकि खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्रोनिक पेन हो सकता है एब्डोमेन के अंदर, क्रोनिक पेन, पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द होना, क्रोनिक पेन बोलते हैं उसको, उस कंडीशन में भी करते हैं। वेट लॉस हो जाए उस कंडीशन में करते हैं। माल न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिशन है उसकी सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होना को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उस कंडीशन के अंदर आपको भी करना पड़ेगा। सस्पेक्टेड मास एंड लेजाइन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई सस्पेक्टेड कैंसर मास से जो बने हुए हैं ट्यूमर के, इसके अलावा लेजाइन हो सकता है छोटी आंत के अंदर, तो उस चीज़ को देखने की भी ये करते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए भी करते हैं। तो इतने सारे इंडिकेशन है, वापस पढ़ के बता देता हूँ एक बार। क्रोहन डिजीज़, अल्टर्ड बाउल मोमेंट या फिर आपको बोल सकते हैं कि बाउल मोमेंट में चेंज हो जाना, जीआई ब्लीडिंग होना अल्सर की वजह से, क्रोनिक पेन होना एब्डोमेन में, वेट लॉस होना है ना, माल न्यूट्रिशन होना, सस्पेक्टेड मास लेजाइन होना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगी, किस कंडीशन के अंदर आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले परफोरेशन, अगर किसी छिद्र हो रखा है ऑर्गन के अंदर उसको परफोरेशन बोलते हैं। तो छोटी आंत के अंदर कोई परफोरेशन हो तो उस कंडीशन में नहीं करना है। सस्पेक्टेड ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यूडिनम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो नहीं करना। क्यों ड्यूडिनम का नाम लिया इसने? क्योंकि ड्यूडिनम के अंदर वो ट्यूब डालने अपन, और ट्यूब कौन सी होती है? बिलबाओ डॉटर ट्यूब होती है। वो ट्यूब डालेंगे, इस ट्यूब के बारे में आगे मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, मैंने बनाया है। तो वो ट्यूब डालेंगे तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उस ड्यूडिनम का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, तो उसका अपने को ध्यान रखना इस चीज़ का। पैरालाइटिक इलियस अगर है, मतलब मसल का पैरालाइसिस हो जाना है ना, फूड है वो मूवमेंट नहीं करेगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, एक जगह रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, उसको बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अगर है उस कंडीशन में, एलर्जी है अगर बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करेंगे। और इनकम्प्लीट बाउल प्रिपरेशन, अगर ढंग से पेट साफ़ नहीं किया है ना, गैस वगैरह है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करेंगे, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाएगा। इतने सारे हैं, सस्पेक्टेड परफोरेशन, सस्पेक्टेड ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इनकम्प्लीट बाउल प्रिपरेशन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होती है हो सकती है, और पैरालाइटिक इलियस हो सकता है। ठीक है, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। भाई इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करने हैं? गलती से यहाँ गलत हो गया, गड़बड़ हो गई, यहाँ से शुरू करते हैं अपन इसको। चलिए जी, लग गया मार्किंग, अच्छा लगता है बनाने में ऐसा, कुत्ते भौंक रहे, बंद करना पड़ेगा। तो चलिए इक्विपमेंट देखते हैं। तो इक्विपमेंट में देखो वही अपने कॉमन इक्विपमेंट है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, सब में यूज़ करना है क्योंकि फ्लोरोस्कोपी तो चाहिए होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट है सबसे, बिलबाओ डॉटर ट्यूब विद साइड होल एंड गाइड वायर। साइड होल और गाइड वायर दोनों चीज़ें होंगी उसके अंदर बिलबाओ डॉटर ट्यूब के। पहले देख लेते हैं बिलबाओ डॉटर ट्यूब कैसी होती है, ताकि थोड़ा सा समझने में इशू नहीं आए। तो ये है आपकी बिलबाओ डॉटर ट्यूब, देखो यहाँ पे ये है गाइड वायर, और ये साइड में देखो ये वाले होल हैं इसके अंदर, साइड में बहुत सारे इस टाइप की ट्यूब होती है ना, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उस टाइप की होती है।
तो बिलबाओ टोटर ट्यूब है जिसके अंदर साइड होल होंगे और साथ में एक गाइड वायर होगा, ठीक है, इक्विपमेंट के अंदर ये आ जाएगा। उसके बाद में बेरियम सल्फेट सस्पेंशन थिन डेंसिटी वाला फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट और हाई डेंसिटी वाला डबल कॉन्ट्रास्ट, यानी थिक लेंगे तो डबल कॉन्ट्रास्ट के लिए और थिन लेंगे तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट के लिए। लोकल एनेस्थीसिया लेंगे, स्प्रे या फिर जेली ले सकते हैं। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज CMC जो कि गैस प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अफरवेस्केंट पाउडर भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यूज़ करेंगे। दोपहर में क्लास लो तो ये घर वाले कुछ न कुछ ऐसे बोलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, बाहर से आवाज़ आती है। रात को कुत्ते भौंकते रहते हैं, एकदम शांत माहौल है पर कुत्ते गजब भौंक रहे हैं भाई, पता नहीं कौन सा साम्राज्य बना रहे हैं इधर अपना। तो फ्लूरोस्कोप यूनिट सब में सेम है। बिलबाओ टोटर ट्यूब एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि ट्यूबिंग करनी पड़ेगी, अपने ट्यूब की मदद से कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे। बेरियम सल्फेट सस्पेंशन ले रहे हैं, थिन डेंसिटी वाला सिंगल कॉन्ट्रास्ट के लिए, हाई डेंसिटी वाला डबल कॉन्ट्रास्ट के लिए। लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे ले रहे हैं और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज दे रहे हैं डबल कॉन्ट्रास्ट के लिए, गैस प्रोड्यूस करनी है उसके लिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है यहाँ पे। अब पेशेंट प्रिपरेशन जो कि बेरियम वालों में लगभग कॉमन है, पढ़ेंगे अपन तो पढ़ने का काम है। चलिए, पेशेंट को आस्क करेंगे टू टेक लोअर रेसिड्यू डाइट 2 डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन एंड ड्रिंक अ क्लियर लिक्विड द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, 2 दिन पहले कम जो अपशिष्ट पदार्थ निकले, कम मल निकले, ऐसी कोई डाइट ले वो, और क्लियर लिक्विड पिए उस दिन, ताकि एग्जामिनेशन जो है वो ठीक से हो सके, आंत है वो खाली उसके साफ़ हो सके, आराम से गैस वगैरह नहीं हो। इसलिए बोलते हैं उसको क्लियर लिक्विड पीने के लिए। क्लियर लिक्विड का मतलब ये होता है जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ छोड़े नहीं, है ना, अब जो बूझे पूरा। ए लेग्जेक्टिव में बी गिवन टू द पेशेंट द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब लेग्जेक्टिव जो होती है, बिसाकोडाइल वगैरह दे सकते हैं ना, डल्कोलेक्स जिसको बोलते हैं, जो कि पेट साफ़ करने के लिए मेडिसिन दी जाती है ना, बाउल प्रिपरेशन के देते हैं तो आंत को साफ़ करने के लिए। ए लेग्जेक्टिव को दिया जाएगा फॉर बाउल प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग प्रायर टू द एग्जामिनेशन बिकॉज रेसिड्यू फिकस एंड गैस है वो ऑब्स्क्योर करेगी इमेज को, इमेज के अंदर शेडो वगैरह प्रोड्यूस करेगी तो दिक्कत कर सकती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, क्लींजिंग करवाएंगे उसकी, है ना, बाउल प्रिपरेशन करवाएंगे अच्छे से, क्योंकि जो बचा हुआ वेस्ट है वो दिक्कत कर सकता है, इमेज में शेडो बना सकता है, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया ढंग से देख नहीं पाएंगे फिर अपन। फास्टिंग एम्प्लॉयड करी जाएगी 4 to 6 आवर प्रायर टू द प्रोसीजर। मिडनाइट के बाद पेशेंट को आस्क करेंगे नोट टू ईट और ड्रिंक, है ना। फास्टिंग यानी उपवास जिसको बोलते हैं, व्रत रखवा देंगे उसका 4 से 6 घंटे पहले, एग्जामिनेशन होने से पहले, और आधी रात के बाद में कुछ भी खाए पिए नहीं, पहले बोल देंगे उसको। वुमेन अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म करे। प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाए क्योंकि रिस्क है रेडिएशन अनबोर्न बेबी को, जो पेट में बच्चा उसको रिस्क है, इसलिए परफॉर्म नहीं करेंगे। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें टू रिमूव ऑल मेटेलिक एंड ज्वेलरी, जो भी सामान है वो निकाल दें ऑब्जेक्ट बॉडी से। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें नॉट टू स्मोक और ईट च्युइंगम, क्योंकि ये जो है म्यूकोसा की प्रॉपर बेरियम से कोटिंग होने से प्रिवेंट करेगा, मतलब बेरियम की कोटिंग नहीं होने देगा च्युइंगम और स्मोकिंग करोगे तो। रेडियोलॉजिस्ट मस्ट चेक करे प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, भाई कोई पुरानी रिपोर्ट भी है एंटेरोक्लाइसिस की, स्मॉल बाउल एनीमिया की, तो उसको चेक कर लेना एक बार, और ये रेडियोलॉजिस्ट करेगा। पर अपना काम होता है क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल तो अपना ही काम होता है ये चेक करना, डॉक्टर सिखा देता है रेडियोलॉजिस्ट की भाई ऐसे चेक करना, तो आप फिर प्रोसीजर पूरा ये आप ही करते हो, फिर रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ देखता है उसको पास में, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, बेटर ही आपके लिए। एग्जामिनेशन के दिन पेशेंट टेक्नोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करेगा पूरा का पूरा प्रोसीजर किसको, पेशेंट को, और कंसेंट है, रिटर्न कंसेंट है वो ऑब्टेन करेगा, प्राप्त करेगा पेशेंट से, ताकि परमिशन मिल सके प्रोसीजर की। पेशेंट को आस्क करें टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन, भाई पेशेंट को क्लोथिंग रिमूव करने के लिए और हॉस्पिटल गाउन वियर करने के लिए बोलेंगे। पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में प्लेस करेंगे, मतलब खड़े करेंगे पेशेंट को। अब देखो कितनी कंडीशन होंगी यहाँ पे, है ना। पेशेंट को सबसे पहले अपने खड़ा किया है, कहाँ खड़ा किया है, जो भी है अपने IR जो इमेज इंटेंसिफायर, सॉरी इमेज रिसेप्टर है उसके पास में। इरेक्ट में स्काउट इमेज लेंगे, सुपाइन में नहीं लेनी, ध्यान रखना है बात का। बाकी प्रोसीजर जो होते हैं उसमें अपन सुपाइन में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट में स्काउट इमेज लेनी है। एब्डोमेन की स्काउट इमेज ली जाएगी ताकि बाउल प्रिपरेशन को चेक किया जा सके कि भाई ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। अगर रेसिडुअल फिकस मैटर मतलब मल वगैरह है, गैस वगैरह है आंत में, तो फिर उसको नेक्स्ट पोस्टपोन कर देंगे नेक्स्ट दिन के लिए एग्ज़ाम को, ठीक है। गैस या फिर फिकल मैटर प्रेजेंट है तो बाउल के अंदर नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन करेंगे। स्काउट फिल्म की इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट को सॉरी क्या हो गया, कलर चेंज करते हैं पहले तो, क्योंकि कलर यहाँ पे से नहीं आ रहा। स्काउट फिल्म देख लिया अपने। स्काउट फिल्म की जांच के बाद में पेशेंट को टेक
टेबल की एज पर सिटिंग पोजीशन में प्लेस करेंगे। मतलब जो फ्लूरोस्कोपी टेबल है उसके किनारे पर पेशेंट को बिठा देंगे। ठीक है, कलर नहीं मिल रहा अपने को अच्छा सा, कोई ये वाला ट्राई करें। हाँ ये ठीक लग रहा थोड़ा। तो टेबल के एंड पे, मतलब एक कोने पे, जैसे अपन हाथ का एक्सरे करते हैं ना तो पेशेंट को नीचे चेयर पे बिठा देते हैं और टेबल पे हाथ रखवा देते हैं, तो वैसे ही करना है। टेबल के लास्ट में बिठा देना उसको, टेबल के ऊपर ही बिठाना पर नीचे नहीं बिठाना। तो उसको वहाँ पे बैठा देंगे सिटिंग पोजीशन में, और टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे वो पेशेंट के माउथ में दे देंगे नेक को हाइपर एक्सटेंड करने के बाद में। हाइपर एक्सटेंड का मतलब समझते हो, जैसे ये पेशेंट का सिर है, मैं ये ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये पेशेंट का सिर है जैसे, और ये तो एकदम यहाँ पे तो स्ट्रेट था ये बंदा एकदम सीधा, पर इसको आपने पीछे झुका दिया पूरा, गर्दन को पीछे एकदम यूँ ले जाके गर्दन को पूरा ऐसे ऊपर दिखाते ना, ऊपर देखे एकदम वैसे कर देंगे, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंड करना। तो हाइपर एक्सटेंड कर देंगे पेशेंट की नेक को, गर्दन को। उसके बाद में टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे। टॉपिकल का मतलब होता है एक रीजन का, जैसे एक छोटा सा रीजन होता है कि यहाँ पे देना है, या फिर ये कोई बड़ा रीजन, तो ये एक एरिया होगा विशेष, उसको बोलते हैं टॉपिकल। और वहाँ पे एनेस्थेटिक स्प्रे देंगे, है ना, एनेस्थीसिया स्प्रे जो अपन लिया था ना, ताकि जो अपन डाल रहे हैं बे ट्यूब डालने वाला, उससे पेन वगैरह नहीं हो, उससे डिस्कम्फर्ट नहीं हो पेशेंट को, इसलिए वो मुंह के अंदर वो स्प्रे मारा जाता है एनेस्थेटिक का, एनेस्थीसिया का। जैसे आई वाला जो पढ़ेंगे ना अपन, आँख वाला जो है, उस वाले प्रोसीजर में एनेस्थेटिक ड्रॉप्स होंगे, आई ड्रॉप आँखों के अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग होती हैं वो। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, डेक्रोसिस्टोग्राफी। ठीक है, डेक्रोसिस्टोग्राफी के अंदर वो पढ़ेंगे अपन आई ड्रॉप वाला। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया डेक्रोसिस्टोग्राफी बोल के। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए देखें, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेटर देन रेडियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट अप्लाई करेगा एनेस्थेटिक जेल ऑन द बिल्बाओ डॉटर ट्यूब एंड गाइड वायर के साथ उसको अंदर डालेगा थ्रू दी नोज, नाक के अंदर डालना, देखना मुंह के अंदर नहीं डालना, मुंह के अंदर एनेस्थीसिया दिया, नाक के अंदर से डालना है, और एडवांस करेगा इनटू दी पाइलोरस ऑफ द स्टमक अंडर द फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन। तो गर्दन को ऊपर ने करवा दिया, पूरा को पूरा हाइपर एक्सटेंड करवा दिया। उसके बाद में क्या बोला, देखो जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट आएगा, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, क्योंकि इंट्यूबेशन तो वही करेगा, ट्यूब तो वही डालेगा अंदर, उसी का काम है। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो पेट से संबंधित चीज़ें देखता है, आँख से संबंधित जो बीमारियाँ देखता है, वो आएगा, वो एनेस्थेटिक जेल लगाएगा, है ना, जेली, एनेस्थीसिया वाली जेली जो ले रखी है अपन ने, वो लगाएगा किसके ऊपर, बिल्बाओ डॉटर ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब है इसके ऊपर जेली लगाएगा, और गाइड वायर के साथ में इसको कहाँ डाल देगा, नाक के अंदर डाल देगा। नाक के अंदर डालने के बाद में कहाँ डाल देगा, पेट के अंदर डालेगा, और पेट के पाइलोरस भाग में डाल देगा। ठीक है, अंडर द फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। पाइलोरस कौन सा भाग होता है, ये उल्टा बना दिया, ये पूरा ऐसे पेट होता है, जे शेप की ऑर्गन होता है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये होता है पाइलोरस ना, पाइलोरस एंट्रम होता है और पाइलोरस कैनाल होता है ये वाला। तो ये एंड पार्ट होता है, यहाँ पे आपकी ट्यूब आने वाली है, बिल्बाओ डॉटर जो ट्यूब है वो यहाँ तक आएगी, है ना, जो डॉक्टर है उसको यहाँ तक डालेगा इस ट्यूब को। अब यहाँ पे पूरा काटापेटी कर रखी है। उसके बाद में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में चेंज कर लेंगे, देन ट्यूब को एडवांस करेंगे अलोंग विद द ड्यूडेनल एट द लेवल ऑफ लिगामेंट ऑफ ट्राइएज मसल ऑफ द ड्यूडेनम एट जेजुनम जंक्शन। यहाँ पे ये वाला पार्ट कट है पूरा, ये वाला पार्ट कट रहेगा पूरा, आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा कट है, अब आपको पढ़ना है यहाँ से। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे कि उसके बाद में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ले लेंगे। पेशेंट को पहले बिठा रखा था ना अपन ने, हाइपर एक्सटेंड करके नेक को, उसके बाद में उसके पाइलोरस तक डाल दिया है नली, है ना, बिल्बाओ डॉटर ट्यूब डाल दी। उसके बाद में पेशेंट को सुपाइन कर दो अब, और ट्यूब को एडवांस करना है अलोंग विद द ड्यूडेनम। ठीक है, ट्यूब को अंदर जाने दो, और पाइलोरस तक तो पहुँची, अब ट्यूब को और अंदर जाने दो। कहाँ तक जाने देंगे, लेवल ऑफ लिगामेंट ऑफ ट्राइएज। जो ट्राइएज लिगामेंट होता है, कौन सा लिगामेंट है ये, मसल ऑफ द ड्यूडेनम और जेजुनम, जहाँ से ड्यूडेनम और जेजुनम आपस में मिलते हैं उस लिगामेंट का नाम है ट्राइएज।
वहाँ पे वो मसल होते हैं, वहाँ तक आपको लेके जाना है। आगे बात समझ में कि भाई जहाँ पे ड्यूडेनम और जेजुनम आपस में मिल रहे हैं उस जगह पे उसको ले जाके छोड़ देना। अगर सिंपल भाषा में समझ आए तो ये लिख देना आप। और गाइड वायर की टिप को मेंटेन करेंगे पाइलोरस ऑफ द स्टोमक तक। और जो गाइड वायर है वो कहाँ तक रहेगा, मैंने पाइलोरस बताया था ना, ऐसे घूम के आया था यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट मैंने बताया था पाइलोरस, यहाँ पे गाइड वायर पड़ा रहेगा। और उसके आगे जो ड्यूडेनम और जेजुनम का जंक्शन है वहाँ पे आपकी ट्यूब का एंड पार्ट रहेगा, वहाँ तक ट्यूब आपको डालनी है। अब गाइड वायर तो कि गाइड ही करता है, अपने गाइड करने का काम करता है डालते टाइम, है ना। जो ट्यूब वगैरह ट्यूबिंग डालते हैं, कैथेटर वगैरह डालते हैं, तो वो गाइड का काम करता है। तो इसलिए बोला कि ट्यूब प्लेसमेंट के बाद में गाइड वायर को रिमूव कर देना है, निकाल देना बाहर, अब उसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है जी। अब देखो, अब प्लेसमेंट होगा, क्योंकि बेसिक अपने को ये ज़रूरत थी, तभी तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट डबल कॉन्ट्रास्ट कर पाएंगे, तो ज़रूरत थी वो काम कर लिया अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। चलिए जी, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए थिन डेंसिटी वाला बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इन्फ्यूज़ करेंगे, मतलब डालेंगे कंटिन्यूसली लगातार थ्रू दी फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। जो ट्यूब डाली है, ट्यूब की हेल्प से डालते जाएंगे, आपकी जो है ड्यूडेनम और जेजुनम का जंक्शन है वहाँ पे उसको डाल देंगे। जब इंटेस्टाइन लूप्स एंड इलियोसिकल जॉइंट फील हो जाएगा बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, स्पोर्ट फिल्म्स को फ्रीक्वेंट इंटरवल पे लिया जाएगा अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। अब समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो, जो थिन डेंसिटी वाला, क्योंकि अपन थिन डेंसिटी का यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो भाई, अपन सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर थिन का ही यूज़ करते हैं सबसे पहले तो उस थिन वाले का यूज़ करते हुए अपन उसको कंटिन्यूस फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर डालेंगे। कहाँ पे, जो ड्यूडेनम और जेजुनम का जंक्शन है वहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद में जो इंटेस्टाइन लूप है, जो आंत के ऐसे फोल्डिंग से बने होते हैं ना, आंत ऐसे होती है यूँ, ऐसे फोल्ड से बने होते हैं, वो जब भर जाएंगे, ठीक है। और इलियोसिकल जब भर जाएगा, इलियोसिकल जॉइंट जब भर जाएगा, कौन सा इलियोसिकल जॉइंट, जहाँ पे आपकी जो बड़ी आंत है और छोटी आंत लास्ट पार्ट जहाँ पे मिलते हैं आपस में, बड़ी आंत का पहला पार्ट, छोटी आंत का लास्ट पार्ट जहाँ से आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं इलियोसिकल जॉइंट। तो वो दोनों जब पूरी तरीके से भर जाएंगे तो अपने को स्पोर्ट फिल्म लेनी है। स्पोर्ट फिल्म मैंने बताया था ऑन द स्पॉट लेने वाली चीज़ है, तो वहाँ पे आपको लेनी है। और साथ में फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस भी रहनी चाहिए, अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस, ये काम आपको करना है। ठीक है। इमेजिंग वैसे ही होगी, सुपाइन पोजीशन में ले सकते हैं, ओब्लिक पोजीशन में ले सकते हैं, ये आप कॉमन चीज़ें ये लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर आपको यहाँ पे समझाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती इतनी। कोई फिल्मिंग आप नॉर्मल लिख सकते हैं, सुपाइन में ले ली, एपी में ले ली, ये चीज़ें लिख दोगे। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी अप्रोक्स 500 ml, ये देखो 500 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया, उसके अंदर 150 ml है, याद रखना, यहाँ पे 500 ml लेंगे। हाई डेंसिटी एंड लो विस्कोसिटी वाला बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इन्फ्यूज़ किया जाएगा कंटिन्यूसली थ्रू द ट्यूब अंडर द फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। तो 500 ml लेंगे और बेरियम सल्फेट सस्पेंशन को इन्फ्यूज़ कर देंगे लगातार कंटिन्यूसली ट्यूब की हेल्प से, थ्रू द ट्यूब और फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर। ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में ये करेंगे। जब बेरियम रीच कर जाएगा एट द प्रोक्सिमल इलियम, देन कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज को इन्फ्यूज़ किया जाएगा। अपनी एक कंडीशन है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में कि अपन गैस प्रोड्यूस करने वाले चीज़ को डालते हैं ना, याद है ना। तो कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज CMC लिया था अपन स्टार्ट में, याद हो तो, जब इक्विपमेंट पढ़ रहे थे तो अपन क्या बोला था कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज यूज़ करेंगे, वही ले रहे हैं। तो कब डालें, अब दिक्कत ये आ रही कि अब इसको दें कब पेशेंट को। तो जब आपका बेरियम जो हाई डेंसिटी वाला है, जो थिक है, मोटा है, गाढ़ा है, उसको प्रोक्सिमल इलियम तक पहुंचा दोगे आप। प्रोक्सिमल इलियम का समझते हो, इन छोटी आंत का तीसरा पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट है। एक तो अपन का था इलियोसिकल जंक्शन, देखो इलियोसिकल जंक्शन था, जॉइंट था ना, ये तो था बड़ी आंत और छोटी आंत के लास्ट पार्ट के साथ में, बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट, छोटी आंत का लास्ट पार्ट, ये तो इस टाइप से था। और जो आपका इलियम है प्रोक्सिमल, वो आपका थर्ड है ना, इंटेस्ट छोटी आंत का थर्ड पार्ट है, प्लस प्रोक्सिमल बोल रखा है इसने, प्रोक्सिमल मतलब शुरुआत वाला। तो ये जैसे लास्ट पार्ट है, इलियम है ये जैसे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा प्रोक्सिमल कहलाएंगे, ये वाला हिस्सा डिस्टल कहलाएंगे। अगर आपको याद हो ये चीज़ें, तो प्रोक्सिमल और डिस्टल आपको याद होना चाहिए, तो आपको इजी समझ आ जाएंगी चीज़ें, इसलिए बोला वो प्रोक्सिमल और प्रोक्सिमल में डालेंगे। ठीक है। चलिए, कलर चेंज हो गया था क्या, ये भी गड़बड़ी रहती है बार बार में। तो प्रोक्सिमल इली में पहुंच जाएगा तब अपन CMC देंगे, उसको इन्फ्यूज़ करेंगे। किस रेट से दोगे,
100 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 100 ml जानी चाहिए CMC कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज। जब तक कि बेरियम रीच कर जाएगा एट द इलियोसिकल जॉइंट, ये देखो लास्ट वाला पार्ट फिर से आ गया ना, इलियोसिकल जॉइंट यहाँ पे फिर से आ गया, तो स्पोर्ट फिल्म ले लेंगे प्रोन और सुपाइन पोजीशन में, दोनों में पोजीशन में, सुपाइन में भी और प्रोन में भी। तो ये आपका डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी थी भाई। आप बेरियम 500 ml लेके थिक डेंसिटी वाला डालते रहो और जब प्रोक्सिमल इलियम में पहुँच जाए आपका बेरियम सल्फेट, तो फिर आपको CMC वहाँ पे इन्फ्यूज़ करवाना है, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज जो गैस प्रोड्यूसिंग वो डालेंगे। और डालने के किस रेट से, 100 ml पर मिनट के रेट से डालेंगे। और जब बेरियम रीच कर जाएगा इलियोसिकल जॉइंट पर, तो स्पोर्ट फिल्म अपन ले लेंगे प्रोन और सुपाइन पोजीशन में। तो सेम ही है, फर्स्ट और सेकंड सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट, स्पोर्ट फिल्म भी वहीं से लेनी है अपने को। चलिए आफ्टर केयर पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो वही आ जाएंगी, नोजिया वोमिटिंग जो है ना, डायरिया हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 3-4 लिखनी होती हैं, वैसे चल जाता है काम आराम से, एग्जामिनर संभाल लेगा उसको। आफ्टर केयर देखते हैं चलिए। तो वही है, आफ्टर केयर में भी ज़्यादा खास नहीं है कि पेशेंट को फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के लिए कहा जाए, भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पिए, पानी वगैरह पिए, डिहाइड्रेशन नहीं हो और कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ वगैरह की समस्या बचें। और पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि जो उसका वाइटिस फिकस रहेगा 2 दिन तक, और उसको अलाउ कर देंगे एग्जामिनेशन रूम छोड़ के जाने के लिए, भाई अगर कंप्लीट हो गया हो तो सब चीज़ें सही हो तो उसको बोल देंगे आप जा सकते हो भाई। तो ये सारी चीज़ें 3-4 कॉमन होती है सब में लिखने के लिए। कॉम्प्लिकेशन में आपको वही नोजिया वोमिटिंग जो कॉमन होती हैं, डायरिया लिख सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आंत के अंदर पेट के अंदर दर्द हो सकता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, और एलर्जी हो सकती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से। तो 5 आपके ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जो कि कॉमन होते हैं लगभग में। ये था स्मॉल बाउल एनेमा एंटेरोक्लाइसिस जिसको बोलते हैं, पूछा जाता है। आप ये मत सोचिए कि आपके 4 ही दे रखे हैं, कई बार ये होता है कि ये टॉपिक मिलता नहीं है आपको, है ना। इसकी जगह पे लास्ट में जो लार्ज बाउल वाला एनेमा है, बेरियम एनेमा, वो मिल जाता, पर ये नहीं मिलता। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ लेना आप एक बार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आया है, पसंद तो क्या समझ आया है, तो आप एक बार लाइक करिएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, आराम से आपको जवाब मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा आप पूछेंगे तो। सो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, नोट्स बना लीजिए, से जल्दी रिवीजन करते रहिए, आपको अच्छे खासे परसेंटेज बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लास्ट टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का, बेरियम एनेमा। टेक केयर, बाय बाय।